हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो मैं पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ वह पाठ कृतिका से लिया गया है, जिस पाठ का शीर्षक है रीढ़ की हड्डी, जिसको जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। कहानी का सार या सारांश। रीढ़ की हड्डी व्यंग प्रधान कहानी है। इसमें समाज में लड़कियों की उपेक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया है। रामस्वरूप द्वारा मेहमान के स्वागत की तैयारी। पर्दा खुलने पर राम स्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर अतिथि कक्ष को सजा रहे हैं। वे तख्त बिछाकर नौकर को दरी तथा चादर लाने का आदेश देते हैं। नौकर बिछाने की चादर की बजाय मालकिन प्रेमा से माली की धोती मांगता है। इस पर मालकिन गुस्सा करती हुई वहाँ आती है। रामस्वरूप और प्रेमा की चिंता। रामस्वरूप प्रेमा को बताते हैं कि उसने बिछाने वाली चादर मंगाई है। प्रेमा नौकर को अलमारी से चादर लाने का आदेश देती है। रामस्वरूप कमरे में हारमोनियम भी रखवाते हैं। तभी प्रेमा बताती है कि बेटी उमा तो रूठी हुई है, वह शादी के लिए उत्साहित नहीं है। रामस्वरूप पत्नी को कहते हैं, बेटी को संभालना समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसको किसी प्रकार से समझाओ। बाबू रामस्वरूप पत्नी को डांटते हुए कहते हैं, तुझसे समझाया था कि हमें उमा की पढ़ाई को छिपाना है, तुम फिर भी एंट्रेंस का नाम मुख पर ला रही हो। रामस्वरूप आने वाले अतिथि गोपाल प्रसाद के बारे में बताते हैं कि वे यूँ तो वकील हैं और सफा सोसाइटियों में जाते हैं, परंतु बहू अधिक पढ़ी लिखी नहीं चाहते। गोपाल प्रसाद और शंकर का आगमन। नौकर बताता है कि बाहर कोई अतिथि आए हैं। वे जल्दी से हारमोनियम को ठीक जगह पर रखते हैं, नौकर को मक्खन लाने के लिए भेजते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ प्रवेश करते हैं। रामस्वरूप नमस्कार करके उनका स्वागत करते हैं तथा उन्हें बिठाते हैं। लड़के शंकर की रीढ़ को झुकी हुई है। कुशल क्षेम पूछने के बाद रामस्वरूप शंकर से पूछते हैं, अब उसकी पढ़ाई का आखिरी साल होगा। शंकर बताता है कि नहीं, उसके 2 साल और शेष हैं। गोपाल प्रसाद बताते हैं कि वास्तव में यह 1 साल बीमार हो गया था। गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप का हंसी मजाक। गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की बातें याद करते हुए कहते हैं कि वे इस जवान उम्र में स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे, फिर भी खाने के समय भूख लगती थी। उस ज़माने में आज की तरह खेल की सुविधाएं नहीं थी, फिर भी उनकी पाचन शक्ति बहुत अधिक थी। फिर वे पढ़ने लिखने का रूप दिखाते हैं कि वे एक बार पढ़ने बैठते तो 12 घंटे पढ़ते रहते थे। उनके ज़माने का मैट्रिक पास भी आज की एमए से अच्छी अंग्रेजी लिखता है। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की बातों का समर्थन करते हैं तो शंकर ही करता रहता है। अचानक गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहते हैं कि अब कुछ बिजनेस की बात कर लिया जाए। इस बात को सुन कर के रामस्वरूप घबरा जाते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है। फिर वह पीछे वाले कमरे में चाय और मिठाई नाश्ते के ट्रे उठाने चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद शंकर को कहते हैं, मकान देखकर हैसियत तो ठीक लगती है, देखते हैं लड़की कैसी है। फिर वह शंकर को सीधे बैठने के लिए कहते हैं, बैकबोन सीधी करने के लिए। लड़के की खूबसूरती और पढ़ाई के बारे में विचार। इधर उधर की गप्पों के चलते लड़के की खूबसूरती की चर्चा होने लगती है। रामस्वरूप कहता है कि हमारे ज़माने में खूबसूरती का सवाल ही नहीं उठता था। वह शंकर से पूछता है, शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बात को काटते हुए कहते हैं, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, चाहे इसके लिए उसे पाउडर वगैरह लगाना पड़े, क्योंकि घर की औरतें राजी नहीं होती। गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई के बारे में
स्पष्ट कहते हैं, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। कौन भुगतेगा उसके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। उमा से पूछताछ। नाश्ता समाप्त होने के बाद रामस्वरूप पान मंगवाते हैं। उनकी बेटी उमा पान की तस्तरी लेकर वह आती है। उसके कपड़े सादे हैं, गर्दन झुकी हुई है, आंखों पर चश्मा है। चश्मा देखते ही गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक पड़ते हैं। रामस्वरूप सफाई देते हुए कहते हैं कि पिछले कुछ महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। रामस्वरूप के कहने पर उमा हारमोनियम के पास बैठती है। रामस्वरूप कहते हैं कि उमा जो है ये गाने भी गाती है। उमा फिर गाना शुरू करती है, एक भजन गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। उसके स्वर में तल्लीनता और मधुरता है। वो अचानक उमा की आंखें शंकर की झेपती हुई आंखों से मिल जाती है। वह गाते गाते रुक जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं, क्या उसे पेंटिंग वेंटिंग आती है? रामस्वरूप कहते हैं, कमरे में टंगी सारी तस्वीरें उसी की बनाई हुई है। फिर सिलाई के बारे में पूछा जाता है। रामस्वरूप कहते हैं, घर के सारे कपड़े यहाँ तक कि उसकी कमीज़ें भी उमा सीती है। गोपाल प्रसाद पूछते हैं, बेटी कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप रहती है। रामस्वरूप सफाई देते हैं, यह शर्माती है। उमा की डांट फटकार। गोपाल प्रसाद रुखे स्वर में कहते हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। उमा दृढ़ स्वर में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है, दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना ये महाशय जो मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? गोपाल प्रसाद उमा की बातों को अपमानजनक मानते हैं। उमा कहती है, और आप जो इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, जरा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इधर इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे? गोपाल प्रसाद पूछते हैं, तो क्या तुम पढ़ी लिखी हो? माँ कहती है, हाँ, मैंने BA पास किया है, कोई चोरी नहीं की, नहीं आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। गोपाल प्रसाद माँ की पढ़ाई के बारे में सुनकर उखड़ जाते हैं। वे इसे सरासर धोखा कहते हैं। BA पास, ओफो, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। वे वापस जाने लगते हैं। उमा आखिरी चोट करती हुई कहती है, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसाद अपमानित होकर चले जाते हैं। रामस्वरूप धर्म से सोफे पर बैठ जाते हैं।